The Storyteller presents. हेलो लिसनर, वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरी टेलर। आइए कहानी के अगले भाग की शुरुआत करते हैं। ईशा ने गुस्से से रूहानिका के कंधों को पकड़ा और उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहा, अब यहाँ क्या लेने आई हो? सब कुछ छीनने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला जो यहाँ दिखावा करने चली आई? क्या नहीं किया है तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए? एक अनाथ को अपनी बहन माना, नाम दिया, घर परिवार दिया, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, लेकिन वक्त आने पर तुमने उसका क्या सिला दिया? सब बर्बाद कर दिया। ईशा अपनी बात कहते हुए उसके कंधों को छोड़ चुकी थी और अब रोने को तैयार थी। रूहानिका आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। ईशा ने को रूहानिका के आंसू भी झूठे लग रहे थे। उसकी नज़र में वो वही शख्स थी जिसकी वजह से उसने अपना सर्वस्व खो दिया था। उसकी तरफ उंगली करते हुए उसने कड़े लहजे में कहा, चली जाओ यहाँ से, नहीं देखनी मुझे तुम्हारी शक्ल। उसका हाथ पकड़ते हुए उसने नम आवाज़ में कहा, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने अपनी कोशिश की थी, मैं सच कहती हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। जो कुछ भी हुआ आप खुद सोचो, मैं उस इंसान की जान क्यों लूँगी जिसकी जान मैं खुद थी, जिसने मुझे ज़िंदगी दी थी? क्या मैं उसे ज़िंदगी से अलग कर सकती हूँ? उसे कुछ करने का ख्याल भी मेरी जान ले लेता है। मैं ऐसा नहीं कर सकती, कभी नहीं। ईशा ने अपने हाथों को छुड़ाया और घूर कर कहा, बहुत हो गया, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, कुछ नहीं जानना। क्या किया तुमने, कैसे किया, क्यों नहीं किया, कुछ भी नहीं, क्योंकि अब मुझे इससे कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ होना था हो चुका है, जो मुझे खोना था वो मैं खो चुकी हूँ। इसलिए अब चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, भूल जाओ कि तुम्हारा कोई परिवार है। तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारे सारे रिश्ते खत्म। ईशा की बातें इतनी कड़वी थी कि उसका कलेजा दर्द से फटने लगा था। उसे तकलीफ़ हो रही थी मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो जानती थी कि उसकी भाभी का गुस्सा जायज़ है। हाँ, पूरी तरह से उसकी गलती नहीं थी, मगर कुछ तो शायद उसकी गलतियाँ शामिल थीं। तभी तो उसकी भैया की मौत हुई थी और इस बात का जिम्मेदार जाने अनजाने में वो खुद को मान चुकी थी। रूहानिका ने हिम्मत कर कर कुछ बोलना चाहा, लेकिन ईशा ने उसके हाथों को पकड़ा और दरवाजे पर ले आई। ज़ोरदार झटके से उसने उसे लगभग घर से बाहर ढकेल दिया। वो संभल नहीं पाई और गिरने को हुई। इससे पहले वो गिरती, किसी की मजबूत बाहों ने उसे संभाल लिया था। डर की वजह से उसकी आंखें बंद थीं। वहीं रणविजय की आग उगलने वाली नज़रें सामने खड़ी ईशा कपूर पर थीं। रूहानिका को जब एहसास हुआ कि वो ठीक थी, उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और जो नज़ारा उसकी आंखों ने देखा उसकी धड़कनों को बढ़ाने के लिए काफ़ी था। रणविजय ने रूहानिका को सही से खड़ा किया, उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, मानो आंखों से ही उसकी सलामती को स्कैन कर रहा हो। जब उसकी नज़र उसके गालों पर पड़ी, उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने रूहानिका को साइड किया और ईशा के सामने खड़ा हो गया। रूहानिका ने रणविजय की आंखों में गुस्सा देखा। उसे डर लग रहा था। उसने नितिन से सुना था कि रणविजय का गुस्सा खराब है और जब वो गुस्से में होता है तो वो बहुत ही बेरहम होता है। ईशा रणविजय को पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि वो किसी के सामने ज़्यादा आता नहीं था, जिस वजह से आम लोग उसे नहीं जानते थे। अब तक नितिन भी अंदर पहुंच चुका था। वही जानता था कि उसने अंदर आने के लिए खुद में कितनी हिम्मत जुटाई थी। उसे अब ईशा पर बहुत तरस आ रहा था। रणविजय ईशा के सामने था और अपनी आग उगलती आंखों के साथ उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मिसेज ईशा कपूर, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने रूहानिका को थप्पड़ मारा और तो और उसे घर से भी निकाल रही थी? क्या मैं वजह जान सकता हूँ कि आपकी ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई? रणविजय आंखें गुस्से से लाल लिए अपनी आवाज़ को कड़ा किए ईशा को देख रहा था। ईशा बुरी तरह डर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले क्या। ना ही वो इस इंसान को जानती थी और ना ही पहचानती थी। उसे जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलना चाहा, रणविजय ने तेज़ आवाज़ में कहा, रहने दीजिए, मुझे आपकी किसी भी सफाई की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि आप कैसी इंसान हैं। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जिस लड़की को आपने अभी अभी थप्पड़ मारा है ना, वो कोई ऐरी गहरी लड़की नहीं है। रणविजय सिंह रावत की पत्नी है। मिसेज़ रूहानिका रणविजय सिंह रावत है। इसलिए दोबारा उस पर हाथ उठाना तो दूर, तेज़ आवाज़ में बात की ना तो उसकी आपको काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो अपने सपने में भी आप नहीं सोच पाएंगी। ईशा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। रूहानिका रणविजय की पत्नी है। रावत खानदान पूरे देश का सबसे अमीर और जाना माना नाम था। उसका बिजनेस लगभग हर देश में करोड़ों में फैला हुआ था और इस वक्त उसका लीडर रणविजय सिंह रावत था। रूहानिका उसकी पत्नी थी। इस सोच से ही ईशा पसीने से भीगने पर मजबूर हो गई थी। उसे अब इतना डर लग रहा था कि वो सांसें भी नहीं ले पा रही थी। उसने जोश में रूहानिका को थप्पड़ तो मार दिया था, मगर अब उसे इस बात का
अफसोस हो रहा था, उसे अंदाज़ा हो रहा था कि उसकी गलती इतनी बड़ी है जिसका अंजाम वो अपने ख़यालों में भी नहीं सोच सकती। रूहानिका डर रही थी, उसे अंदाज़ा नहीं था कि रणविजय कर क्या सकता है। उसने बेबस होकर नितिन की तरफ देखा। नितिन पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए। वो इस वक्त शेर के मुंह में हाथ डालने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं रखता था। रूहानिका ने हिम्मत की और रणविजय के पास आकर धीरे से कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। रणविजय ने रूहानिका की तरफ देखा, फिर ईशा की तरफ मुड़कर वार्निंग भरे अंदाज में कहा, मिसेस कपूर, आज मैं आपको छोड़ रहा हूँ, मगर ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मेरी आप पर नज़रें नहीं हैं। अगर मुझे कहीं से भी पता लगा कि आपकी वजह से मेरी वाइफ को तकलीफ़ हुई तो उस दिन से आपकी ज़िंदगी मैं इस कदर बर्बाद कर दूँगा कि आप मौत की भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, आज से अभी इसी वक्त से आपका रूहानिका से कोई भी रिश्ता नहीं है। जैसा कि आपने कहा, उनके भाई के जाने के बाद उसके सारे रिश्ते नाते इस घर से ख़त्म, तो बस यही सही। इसीलिए आपका हिसाब करते वक्त मैं इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखूँगा कि आपका रिलेशन मेरी वाइफ के साथ है या फिर था। इसीलिए अगली बार कोई भी गलती करने से पहले कम से कम 1000 बार तो सोच लीजिएगा। रूहानिका आंखें फाड़े रणविजय को देखती रह गई। उसके कानों में अभी तक उसकी हर एक बात गूंज रही थी। नितिन अविश्वास के साथ रणविजय की तरफ देख रहा था, जो सिर्फ ईशा को धमकी पर छोड़ रहा था, क्योंकि जो गलती उसने की उस पर रणविजय को उसका ऐसे छोड़ देना बहुत अजीब था। नितिन को ये बात हजम नहीं हो रही थी। रणविजय ने रूहानिका का हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकल गया। जाने से पहले उसने नितिन को देखा, उसकी नज़रें रणविजय की नज़रें से मिली और पल भर में उसको सब कुछ समझ आ गया। ईशा अभी तक अपनी जगह पर जमी हुई सब कुछ समझने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इससे पहले वो कुछ और सोचती या समझ पाती, उसने नितिन की तरफ देखा, जो तरस भरी नज़रों से उसे देख रहा था। ईशा को बात थोड़ी अजीब लगी, मगर कुछ चीज़ें उसे समझ आ रही थी। जाहिर सी बात है, ईशा ने थप्पड़ मारा था रूहानिका को, तो रणविजय उसे सिर्फ वार्निंग पर नहीं छोड़ सकता था। भले ही शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, सिर्फ कुछ सालों की थी या फिर कुछ समय की, मगर वो उसकी वाइफ थी और उसकी इंसल्ट कोई करे, ये रणविजय के बर्दाश्त के बाहर की बात थी। रणविजय रूहानिका के साथ कार में बैठ गया और ड्राइवर को घर चलने का ऑर्डर दिया। रणविजय का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने बहुत मुश्किल से खुद को रूहानिका के आगे संभाला हुआ था। रूहानिका की हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ भी उससे कह सके। जितना वो उसके बारे में जान पाई थी, उस बात से इतना तो कन्फर्म था कि उसका गुस्सा बहुत बुरा था। इसीलिए अपना सिर झुकाकर बैठने के अलावा वो कुछ कर नहीं पा रही थी। रणविजय भी बात करने की कोई कोशिश नहीं की। वो जानता था अगर उसने कुछ बोला तो कहीं ना कहीं उसका गुस्सा रूहानिका पर फट पड़ेगा। इसीलिए उसने चुप रहना बेहतर समझा। रणविजय चुप था, मगर उसका ऑरा अभी भी उतना ही खतरनाक था। कार का टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया था, जो वहाँ मौजूद हर एक शख्स को महसूस हो रहा था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो सामने बैठे शख्स से कुछ कह सके। रूहानिका की आंखें अभी भी आंसुओं से भरी हुई थी। कानों में ईशा की बातें गूंजती हुई सी महसूस हो रही थी। सीना दर्द से फट रहा था। वही जानती थी उसने जो किया सिर्फ अपने घर और अपने भाई की भलाई के लिए ही किया, मगर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसके भाई को भी उससे छीन लिया। हालात पहले ही इतने बिगड़े थे कि वो चाह कर भी किसी को अपना पक्ष समझा नहीं पा रही थी। कुछ ही मिनटों में गाड़ी मेंशन के सामने आकर रुकी। ड्राइवर की तो हिम्मत नहीं हुई कि वो रणविजय से कुछ बोल सके, इसलिए चुपचाप गाड़ी से बाहर आ गया। रणविजय को एहसास हुआ। उसने बाहर नज़र डाली और गहरी सांस लेकर बिना उसकी तरफ देखे कहा, अंदर चली जाओ। रूहानिका ने अपना चेहरा ऊपर किया और उसकी तरफ देखा। वो उसकी तरफ देख तक नहीं रहा था। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, मगर कुछ तो अगर था तो केवल उसका गुस्सा और उसकी नीली लाल लाल आंखें, जिस बात की गवाही थी कि अभी भी उसका गुस्सा संभाले नहीं संभल रहा था। रूहानिका ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप से गाड़ी से बाहर आ गई। मेंशन के गेट पर पहुंची, फिर दोबारा उसके कानों में रणविजय की आवाज़ आई, घर में ही रहना, बाहर जाने की ज़रूरत भी मत करना। रूहानिका ने सहमति में सिर हिलाया और तेज़ कदमों के साथ मेंशन के अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही वो अंदर गई, रणविजय ने ड्राइवर को इशारा किया और गाड़ी वापस से मुंबई के सड़कों पर दौड़ने लगी। रणविजय ने अपना सिर सीट से टिकाया, आंखों को बंद किया। आंखों के सामने उसका रोता चेहरा नजर आया। जल्दी
सब ऑफिस पहुंच गए। रणविजय बाहर आया और प्राइवेट लिफ्ट से होते हुए केबिन की तरफ चला गया। रणविजय सीधा जाकर अपने काम में व्यस्त हो गया था। वो जानता था यही जरिया था जिससे वो रूहानिका के बारे में सोचने से खुद को रोक सकता था और अपना गुस्सा कम कर सकता था। जितना वो उसके बारे में सोच रहा था, उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि उसके होते हुए किसी ने उसकी वाइफ को थप्पड़ मारा था। रूहानिका जब से घर आई थी, उसने खुद को रणविजय के कमरे में बंद कर रखा था। वो बालकनी में खड़ी बाहर के नज़ारों को देख रही थी। उसका ध्यान उन नज़ारों पर नहीं, अपनी भाभी की कही बातों में था। उसे रह रहकर उसका गुस्सा और उसकी कड़वी बातें याद आ रही थीं। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थीं और साथ ही सूज गई थीं, मगर उसे इस बात का भी कोई एहसास नहीं था, ना तो कोई फ़र्क पड़ रहा था। शाम होने को आई थी, मगर वो अभी तक बाहर नहीं आई थी। सर्वेंट और काकी अब तक उसकी चिंता में बेहाल हो चुके थे। वो उसके बारे में इतना तो जान ही गए थे कि उसको अकेला रहना पसंद नहीं था। फिर भी आज इतने वक्त तक वो अपने कमरे में ही थी, जो कि